हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 11th केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था पिछले लेक्चर में। और उस वीडियो के ऊपर मुझे वैसे तो फिलहाल किसी भी तरह के डाउट का कोई भी कमेंट नहीं आया है। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक वो वीडियो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है वो फर्स्ट पार्ट चेक कर सकते हैं। आज जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, मैं उसका सेकेंड पार्ट आप सभी लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा बेसिक चैप्टर है। कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को जो है हम सभी लोग खत्म कर लें। तो केमिस्ट्री क्या होता है, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था दैट व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी एंड कंपोजिशन प्रॉपर्टीज इंटरेक्शन ऑफ मैटर। पांच तरह का केमिस्ट्री होता है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में भी हम सभी लोग बात कर चुके थे। मैटर के बारे में भी हम लोगों ने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था कि आखिर मैटर जो है वो अल्टीमेटली क्या होता है ना। और आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था। अब हमें यहाँ से इसके आगे जो है वो करनी है शुरुआत। तो आखिर इसके बाद में क्या रहेगा क्राइटेरिया, कैसे जो है वो आगे प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिफाइन किया जाएगा। मिक्सचर्स के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम सभी लोगों ने देख लिया था। आज जो हमें देखना है वो हमें बात करनी है पूरी तरह से प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, क्या कि प्योर सब्सटेंसेस जो है वो क्या होती हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट आवर सेशन। द फर्स्ट टॉपिक इज प्योर सब्सटेंसेस। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं और मिक्सचर्स के बारे में हम लोग उस दिन बात कर चुके थे। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में अगर बात करें तो मटेरियल विच कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। ऐसे मटेरियल जिसमें सिर्फ एक ही तरह का सब्सटेंस हो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्योर सब्सटेंस जो है वो कहा जाता है। मतलब ऐसे मटेरियल्स जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही तरह का सब्सटेंस हो। ऑक्सीजन प्योर कब होगा, तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन हो, उसमें कोई और मॉलिक्यूल जो है वो मिलाकर आपने नहीं रखा हो। सिंगल एलिमेंट अगर है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक नोट डालकर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन केमिस्ट्री अ सब्सटेंस इज फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज कांस्टेंट केमिकल प्रोपोर्शन एंड chemical properties. It cannot be separated into components by physical separation method, that is without breaking the chemical bonds. They can be solid, liquid और gases. केमिस्ट्री में कोई भी सब्सटेंस जो एक मैटर से बनता है जिसमें एक कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो अल्टीमेटली कैसा होता है, फिक्स होता है। और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। तब सिर्फ फिजिकल सेपरेशन मेथड से जो है आप उस कंपाउंड को अलग अलग नहीं कर सकते बिना उसके केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक किए। फॉर एग्जांपल, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं आपको एग्जांपल वाटर का दे सकता हूँ। वाटर H2O, हम सभी लोग जानते हैं वाटर जो होता है वो H2O होता है। और वाटर में क्या होता है कि वाटर की में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, पर हाइड्रोजन 2:1 में जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर का कंपाउंड बन जाता है। मतलब एक कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से वाटर की क्या होंगी, बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो एक बात बताइए, फिजिकल सेपरेशन मेथड यानी कि क्या वाटर को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग फिजिकल मेथड से किया जा सकता है, नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शन हमें करवाना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तब H+ और OH- आयंस क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो यही बात यहाँ पर जो है वो कर रहा है। होप सो ये आप सभी लोगों को क्लियर होगा, इसमें किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट जो है वो नहीं होगा। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने निकल करके आता है, प्योर सब्सटेंसेस का फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, कि प्योर सब्सटेंसेस को अब फर्दर कहाँ कहाँ जो है वो हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंसेस को 2 चीज़ों में हम लोग जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है एलिमेंट्स और दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा आपका कंपाउंड्स।
एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरह का जो है वो पार्टिकल आपका होता है। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज द एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। देखिए थोड़ा सा पहले थोड़ा सा पहले एलिमेंट के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही काइंड का पार्टिकल हो। मतलब अगर मैं ऑक्सीजन अगर बोल रहा हूँ सिर्फ, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स हैं। नाइट्रोजन वो एक एलिमेंट है, उसमें सिर्फ नाइट्रोजन के ही पार्टिकल्स होंगे, नाइट्रोजन के अलावा किसी और चीज़ के पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं होंगे, ठीक है। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो एलिमेंट्स को हम लोग आगे तीन पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। द फर्स्ट इज मेटल, द सेकेंड इज नॉन मेटल एंड द थर्ड इज मेटलॉइड। पहला हो गया आपका मेटल, दूसरा हो गया आपका नॉन मेटल और तीसरा हो गया आपका मेटलॉइड। चलिए एलिमेंट के बाद में जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है आपकी कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होते हैं, तो अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस containing two or more than two elements combined together in a fixed proportion by mass. Further, the properties of compound are completely different from these constituent elements. Moreover, the constituent of a compound cannot be separated into simpler substances by physical methods. They can be separated by chemical methods. देखिए कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा प्योर एलिमेंट्स अगर एक डेफिनेट कंपोजिशन में आपस में मिक्स किए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी लोगों को वाटर का एग्जांपल दिया था, मैं वापस से आपको वही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वाटर जो है वो एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, कोई एलिमेंट जो है वो वाटर नहीं है। उसमें दो एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2:1, मतलब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक फिक्स कंपोजिशन है, दोनों का मास जो है वो फिक्स है। जब आपस में मिक्स किया गया तब क्या बना है, मेरे पास एक नया कंपाउंड जो है वो बना है। प्लस जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ लिखा हुआ है, देखिए the properties of a compound are completely different from those of the constituent elements। कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मतलब जिन एलिमेंट से मिलकर वो बना है उन एलिमेंट से क्या होती है, पूरी तरह से डिफरेंट होती है। तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या है, पूरी तरह से डिफरेंट हैं, ठीक है, इससे ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। उसके बाद में एक जो इम्पॉर्टेंट बात अभी वहाँ नोट में भी हमने देखी थी कि ये जो है सब्सटेंसेस, इन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में आप नहीं तोड़ सकते बाय द फिजिकल मेथड्स, पर बाय द केमिकल मेथड्स जो है इन्हें ब्रेक किया जा सकता है। होप सो ये आप सभी लोगों को क्लियर होगा, इसमें किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर की दो टाइप की प्रॉपर्टीज होंगी, पहली प्रॉपर्टी होगी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जांपल होंगे कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। मतलब सीधी सी बात है, जिन प्रॉपर्टीज को आप फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं वो आपकी प्रॉपर्टीज क्या कहलाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कलर, अब कोई भी कलर है तो वो आपको साफ दिखाई देगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जब टेम्परेचर 100 आप मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी वाटर क्या होगा, बॉईल होगा, और 0 डिग्री पे क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये हम सभी लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज इन विच, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज इन विच ए केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस ऑकर। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो प्रॉपर्टीज जिसमें सब्सटेंस में क्या हो, केमिकल चेंज हो, है ना। एसिडिटी, बेसिसिटी या कंबर्सिबिलिटी या इस तरह की जब रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस में होती है तो वो किस तरह की प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट हम लोग देखें, इसे हम आगे और फर्दर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के वही समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। फर्दर जो है ये सारी टर्मिनोलॉजीज, ये सारी चीज़ें आगे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो काम आने वाली हैं, इसीलिए हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मेजरमेंट्स के बारे में बात करें तो देखो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट होता है आपका नापने का पैमाना। किसी भी चीज़ का मापन जो होता है उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। कि भैया हम मार्केट जाते हैं
सामान खरीदने, सब्जी खरीदने हम लोग गए तो सर 1 किलो भिंडी दे दो, 2 किलो करेले दे दो, इस तरह की जो बातें, तो वो जो मेजरमेंट है एक कोई भी एक फिक्स क्वांटिटी की, हाँ भैया उसको हमने 1 किलो, उसको हमने 2 kg 3 kg मान रखा है, वो मेजरमेंट जो है हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ये टॉपिक थोड़ा सा फिजिक्स का टॉपिक है, पर जो केमिस्ट्री का सेपरेशन डिवाइडेशन किया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था। तो ये जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजरमेंट की, जो पहली जो तरीका है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो ऑल सच क्वांटिटीज़ विच कम अक्रॉस ड्यूरिंग द साइंटिफिक स्टडीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। एविडेंटली द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, द फर्स्ट इज द नंबर एंड द सेकेंड इज द यूनिट। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ या ऐसी माफ़ कीजिएगा, ऐसी क्वांटिटीज़ जो क्या होती हैं आपकी साइंटिफिक स्टडीज़ में आती हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ के अंदर आती हैं, या साइंटिफिक स्टडीज़ की वजह से जिन्हें डिस्कवर किया गया है, वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। इन शॉर्ट अगर देखें तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें आप आपकी आंखों से देख सकते हैं, वो क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसका कलर, जिसका ऑर्डर जो है आप पहचान सकते हैं, वो होती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़। एविडेंटली अगर हम देखें तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो मेजरमेंट है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। जो पहला तरीका है फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट का, वो पहला तरीका क्या है फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट का? तो पहला जो तरीका है फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट का, वो सीधा सा आपका तरीका है द नंबर, कि कितने नंबरों में, मतलब नंबर्स तो हम सभी लोग देख ही सकते हैं कि भैया मैंने आपको बोला कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, ग्राम तो खैर यूनिट हो जाएगा, नंबर मतलब 1 है, 2 है, 3 है। जैसे वाटर बॉटल है आपके पास, 2 बॉटल्स हैं तो दिखाई दे रही है 2 है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। 5 है तो 5 है, दिखाई दे रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है यूनिट। अब यूनिट क्या होता है? तो अ यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस टू चूजन मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। स्टैंडर्ड रेफरेंस मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी जो है वो, मतलब एक पैमाना जो है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड जो हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। जैसे अगर आपको वेट नापना है तो आप केजी में नापोगे, आपको लिक्विडिटी का वॉल्यूम नापना है तो आप लीटर में नापोगे, डिस्टेंस नापनी है तो आप मीटर में या किलोमीटर में नापोगे। तो ये जो एक फिजिकल चीज़, एक जो पैमाना है फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, एक स्टैंडर्ड हम सभी लोगों ने फिक्स कर दिया, और वो जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड ही क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है। अब आपकी जो यूनिट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स होती हैं। जो सबसे पहले टाइप की यूनिट आपकी होती है वो होती है एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स क्या होती है? तो एसआई यूनिट्स जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। किस टाइप की यूनिट्स होती हैं? एसआई यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वो होती है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। उसी को क्या कहा जाता है? एसआई यूनिट जो है वो कहा जाता है। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम जो है वो इसे कहा जाता है। ठीक है। Was established by the 11th General Conference of Weight and Measures (CGPM) from the Conference General des Poids et Measures। इसको एस्टैब्लिश किया था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एसआई सिस्टम जो है वो 1875 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 1875 में जो है वो अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लिया गया था। The SI system has 7 base units and they are listed in the table below। टोटल SI सिस्टम में 7 यूनिट्स जो है वो मेन होती हैं। जिन 7 यूनिट्स के बारे में SI सिस्टम जो है वो डिटेल में डिस्कशन करने का काम जो है वो करता है। इसमें जो सबसे पहला सिस्टम या जो सबसे पहली यूनिट है वो है आपकी यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर। क्या होती है लेंथ की यूनिट? लेंथ की यूनिट होती है आपकी मीटर। ठीक है। और द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय अ लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल। ये जो है आप थोड़ा सा खुद से रीड कर लीजिएगा, मैं आपको फटाफट अभी यूनिट्स बता देता हूँ। मास की यूनिट केजी होगी, टाइम की यूनिट सेकेंड होगी, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होगी, और थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? केल्विन।
होगी। इसमें इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो आप जो है वो डेफिनेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल मीन 7 यूनिट्स को एसआई यूनिट के अंदर रखा जाता है। एक लेंथ की यूनिट, एक मास की यूनिट, एक टाइम की यूनिट, एक करंट की यूनिट, एक टेम्परेचर की यूनिट, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि लाइट की जो यूनिट होती है वो। तो ये सारी कैसी हैं, एसआई बेस्ड यूनिट्स हैं। इन सभी की डेफिनेशंस इसके सामने लिखी हुई हैं। मैं पीडीएफ में आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन को जो है वो देख सकते हैं और वहाँ से जो है आप इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा अपने माइंड में क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिलहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। और जो नेक्स्ट टॉपिक आप सभी का निकल के आता है वो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट से ये डेफिनेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही फिजिक्स के रिस्पेक्ट से भी ये जो डेफिनेशंस हैं ये कुछ कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप की जो है वो डेफिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ये नोट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि द मास स्टैंडर्ड इज द किलोग्राम सिंस 1889। कि मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम, वो 1889 से, एसआई सिस्टम 1875 में साइन हुआ था, लेकिन मास की जो यूनिट है वो यूनिट कब से, मास की जो यूनिट है वो है आपकी 1889 से। इसे इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर दैट इज स्टोर इन अ एयर टाइट जार एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। इसकी जो यूनिट है उसे किस तरह से निकाला जाता है, प्लैटिनम और इरिडियम के सिलेंडर को जब एयर टाइट कंटेनर में रखा गया था, एयर टाइट कंटेनर एक जार में रखा गया था, कहाँ पर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन सेव्स, जो कि कहाँ है आपका, फ्रांस में है। तब इन्होंने क्या चुना था, इसे हाईली रेजिस्टेंट चुना था केमिकल अटैक से, और तब पता चला था कि मास जो है वो बहुत ही लंबे समय तक चेंज नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट जो है वो ग्रेविटी की वजह से मैटर कर जाता है, लेकिन जो मास होता है वो बहुत लंबे समय तक जो है वो चेंज नहीं होता है। चलिए हम मास और वेट के बारे में बात कर रहे थे, और जो सबसे पहली डेफिनेशन मेरे आप लोगों के सामने जो निकल के आ रही है वो मास एंड वेट की ही जो है वो आ रही है। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस is the amount of matter present in it, while weight is the force exerted by gravity on an object। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पहली जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वो क्या है कि मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर किसी भी चीज़ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो 10 चॉकलेट्स हैं, तो अमाउंट कितना है, 10 चॉकलेट। और वेट अगर आप यहाँ देखेंगे तो उनका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, मान लो एक चॉकलेट आपके पास 10 ग्राम का है, तो 10 चॉकलेट्स आपके पास जो है वो अल्टीमेटली कितने ग्राम के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 100 ग्राम के। ठीक है, 100 ग्राम हो जाएगा, उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। अब अगर आप जो है वो इक्वेटर के ऊपर खड़े हैं, मान लीजिए आप अर्थ में हैं, इक्वेटर सभी लोगों को पता है हमारी अर्थ होती है, उसमें से जो सेंटर लाइन निकलती है, अर्थ का जो डायमीटर जिसे हम कह सकते हैं, उस लाइन को क्या कहा जाता है, इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री की लाइन है। ज्योग्राफी में आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा। और ठीक है, इक्वेटर पे अगर आप खड़े हैं तो जो वेट है वो उसका अगर 100 ग्राम्स है, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब सबसे नेग्लिजिबल वैल्यू जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिजिक्स में आप सभी लोग पढ़ेंगे, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे हम सभी लोग, वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। 9.8 मीटर पर सेकेंड जो होता है वो उसका स्पीड होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो स्पीड होती है वो यही होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। वो हम सभी लोग जो है वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पोल्स पर चले जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो पोल्स पर बढ़ जाती है, तो आपके पास जो चॉकलेट्स हैं वो तो 10 ही रहेंगी, लेकिन उनका जो वेट है वो वहाँ जाकर एक चॉकलेट का 20 ग्राम हो जाएगा। तो आपके पास चॉकलेट्स कितनी हो जाएंगी, 200 ग्राम। तो मास जो है किसी भी सब्सटेंस का, अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मास जो है वो क्या होता है आपका, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। कि आपके पास अल्टीमेटली चॉकलेट्स तो 10 थी तो 10 ही हैं, तो अमाउंट जो है, क्वांटिटी जो है वो सेम है। और वेट क्या होता है, वेट उससे निकाला जाता है कि किसी भी सब्सटेंस को ग्रेविटी का फोर्स अपनी तरफ कितनी पावर से अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसका वेट होता है। तो वेट जो है वो क्या करता है, वेरी कर सकता है। दोनों का ही ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, दोनों की एसआई यूनिट आपकी जो होती है वो होती है किलोग्राम, और जो डिराइव्ड यूनिट होती है वो होती है न्यूटन।
वेट की जो डिराइव्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, और एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम जो है वो होती है। मास एंड वेट सभी लोगों को क्लियर होगा मेरे हिसाब से, किसी को मास एंड वेट के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम आप सभी लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक पढ़ा है कि भैया जो फिजिकल आपकी होती है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, उस सभी का जो आपका सम होगा किसी भी चीज़ का वो क्या कहलाएगा, वो उसका वॉल्यूम जो है वो कहलाएगा। अगर अल्टीमेटली मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो डेफिनेशन वॉल्यूम की क्या कहती है, volume is the quantity of three-dimensional space enclosed by a closed boundary. For example, the space that substance, solid, liquid, gas or plasma or shape occupies or contains. Volume is often quantized numerically using the SI derived system of cubic meter. देखो वॉल्यूम के SI यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होता है, ये तो मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता दूं। वॉल्यूम हम कब निकालते हैं, जब कोई थ्री डायमेंशनल स्पेस जो है वो बाउंड्री से कवर हो। फॉर एग्जाम्पल क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीन डायमेंशनल फिगर है, जब वो बाउंड्रीज से कवर होता है तो उसका वॉल्यूम निकालते हैं। टू डायमेंशनल फिगर का हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। इसमें इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी क्या होती है, तो द मास डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डेंसिटी। जैसे ग्रीक लेटर रो से, ये जो साइन है ये पी नहीं है, ये रो, दिस इज व्हाट इज दिस इज द ग्रीक लेटर रो, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और केजी मास -3 जो होती है इसकी एसआई यूनिट होती है। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट क्वांटाइज एक्सप्रेस द कॉमन नोशंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड। मतलब द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस क्या कहलाती है, टेम्परेचर कहलाती है। टेम्परेचर हम लोग तीन अलग अलग स्केल्स में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तीन अलग अलग स्केल्स जो हैं वो होती हैं टेम्परेचर मेजरमेंट की। सो आज की ये जो क्लास है मैं यहीं पर टेम्परेचर के ऊपर ही समअप कर रहा हूँ। कल हम लोग जो है वो टेम्परेचर के साथ, मतलब अगली क्लास में जो हम लोग हैं वो टेम्परेचर के साथ एक बार वापस से स्टार्ट करेंगे। तो टेम्परेचर कन्वर्जन, टेम्परेचर स्केल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में हम लोग फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इस सेशन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट बता दीजिएगा, तो मैं आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर के साथ। और इस सेशन में मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।